healing to mind, heart and soul. अगर आप बेहतरीन म्यूजिक सुनते हैं तो अगर आपके शरीर में भी कोई व्याधि हो वो तो दूर होता ही है, साथ में मन के विकार भी दूर हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसे बहुत सारे रिसर्च जो हैं वो इसे सत्यापित करते हैं। और पर्सनल लेवल पर अगर आप भी देखें तो अगर आपका मूड बहुत ख़राब होता है तो मूड अपलिफ्ट करने के लिए हम बेहतरीन म्यूज़िक सुनते हैं, अपने पसंदीदा गाने को सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो एक दूसरे जोन में चले जाते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको पता है क्या कि कुछ डॉक्टर्स ने ऐसे रिसर्च किए थे, कुछ पेशेंट्स के ऊपर उनको म्यूज़िक सुनाते थे, जो शास्त्रीय संगीत होते ना वो सुनाया करते थे, और देख रहे थे कि उन पर असर क्या पड़ता है। और एक तरफ दूसरे पेशेंट्स रखे गए थे जिनको कोई म्यूजिक नहीं सुनाया जाता था, सिर्फ दवाइयों के बल पर उन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। रिसर्च में कुछ दिनों बाद ये तय हुआ कि जो लोग म्यूजिक के साथ दवाइयाँ ले रहे थे वो बहुत जल्दी अच्छे साइंस दिखा रहे थे, यानी उनकी बॉडी जो है वो हीलिंग की तरफ बहुत जल्दी जा रही थी। मुझे लगा जिस चीज़ में इतनी ज़्यादा शक्ति है उस चीज़ के बारे में हमें और बातें करनी चाहिए, क्योंकि देखिए संगीत जो है वो आपके हमारे सबके रगों में बसा हुआ है। हम सबको संगीत बहुत पसंद है। मैंने आज इन्हें इनवाइट किया है, उनके भी नस नस में संगीत बसा हुआ है। नाम है उनका नेहा जी। वो एक बहुत ही प्रख्यात सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगिंग करती हैं, बॉलीवुड में लिखते भी हैं, लिरिक्स लिखती हैं, और बहुत सारी वेब सीरीज़ के लिए उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, एड्स लिखे हैं, जिंगल्स लिखे हैं। अभी आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी, फिल्म भी देखा होगा, ब्लडी डैडी, उसके लिए उन्होंने गाया है, और उनका ट्रैक जो है, जब मैंने पोस्ट डाला था ना उसमें उनका ट्रैक भी मैंने डाला था। अनेक में गाया है, टाइम टू डांस, मिलन टॉकीज, ऐसे ना अनगिनत सीरीज़ हैं जिन पर उन्होंने गाने बनाए हैं, जिनके लिए उन्होंने गाया है। बहुत सारे एल्बम्स के लिए भी वो गाती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें आमंत्रित कर लेती हूँ, और जो उनके रग रग में बसा हुआ है ज़रा उस जर्नी के बारे में हम पता कर लेते हैं। तो नेहा जी को मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ यहाँ पे, और उनसे हम बातें करते हैं। हाय योगिता नमस्ते, जी। वेलकम। हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपके गानों को सुन करके तो मुझे और भी अच्छा लगता है। एक तो आपने खुद के लिए जो बनाया है, और जो आपने पुराने गानों को भी जितने सुंदर तरीके से गाया है, अमेजिंग, थैंक बहुत अच्छा गाया। यू सो मच। देखिए, वैसे तो मुझे आपकी जर्नी पता करनी है, लेकिन अगर कोई म्यूजिकल व्यक्तित्व मेरे सामने बैठता है तो मैं बहुत लालची हो जाती हूँ। तो अगर आप इस वक्त अपने मन का हाल बताना चाहें, और वो भी म्यूजिकल अंदाज में, तो आप उसे कैसे बताएंगी? आई थिंक आपने मेंशन किया मेरा जो लास्ट गाना आया था, तो हम्म। मैं उसकी कुछ लाइंस गाना चाहूंगी, जी। क्योंकि वो मेरे एक बहुत ही पसंदीदा राइटर ने लिखा है। उनका नाम है दिनेश पंत। वो हम्म। पहाड़ में रहते हैं, बहुत ही फलसूफे वाली राइटिंग करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने जिंदगी के ऊपर लिखा है, तो जी उसकी मैं कुछ लाइंस आपको सुना देती हूँ। जी जी जी। लिखना, मिटाना, फिर लिखना, धुंधले कुछ लफ्जों सा दिखना, हो अनकही बातों को सुन लेना, अनदेखे लम्हों को चुन लेना, टेढ़ी लकीरों में मेरी तकदीरों में संग चढ़ना, तू धारा मैं किनारा, साथ बहना, तू गगन सा मैं मगन सा, और क्या कहना, क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। मतलब मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है। मुझे ना जब जब ऐसे गाने आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गाने हैं ना वो हमारे जज्बातों को बयां करने का सबसे इजी तरीका है। अगर हम किसी से नाराज हैं उसके गाने भी बने पड़े हैं हमारे पास, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वो एक्सप्रेशन भी सिर्फ गानों में है।
बिल्कुल। आप बचपन में वो वाली बच्ची थी क्या जिनसे सब लोग पकड़ के बोलते थे बेटा चलो गाना सुनाओ, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, आप वो वाली बच्ची थी क्या? मैं बिल्कुल वो वाली बच्ची थी। एंड आई थिंक कोई भी सिंगर आपको सेफली ये कह सकता है कि पेरेंट्स को बहुत ही जॉय मिलता है, कोई भी गेट टुगेदर होता है अपने दोस्तों को सुनाने में कि हमारा बच्चा थोड़ा बहुत गा लेता है। बिल्कुल। मैं बहुत छोटी थी और देवदास करके मूवी आई थी, तो हम्म, उसमें एक गाना था बेरी पिया। सो फाइनली वो इतना गवा दिया, मतलब मेरे क्लासमेट्स ने और मेरे पेरेंट्स ने कहीं भी कि बेटा आओ गाओ, तो मेरा नाम ही स्कूल में बेरी पिया पड़ गया था। ओहो। नो बट इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट, क्योंकि आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो डर होता है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्टेज फ्राइट चला जाता है अगर बचपन में पेरेंट्स आपको इतना एम्बैरस कर दे, तो एक तरह से जिंदगी के लिए स्टेज फ्राइट कम हो जाता है। तो अभी मुझे स्टेज पे डर नहीं एक्चुअली लगता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब पेरेंट्स ऐसा पब्लिकली कहते हैं ना, जब चार मेहमान आए उनके सामने बेटा ये गा के सुनाओ, मुझे जी लगता है कि स्टेज से ज्यादा खौफ वहां होता है उस जी वक्त, क्योंकि लगता है बिल्कुल, कि क्योंकि वहां पे चारों कोई नजरें आपको देख रही सुनना हैं। चाहता नहीं है। स्टेज पे कम से कम लोग आपको आमंत्रित करते हैं कि आप गाओ। उस वो पेरेंट्स वाली सभा में कोई आपको सुनना नहीं चाहता है। जी पर पर ये सच में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नेहा जी, आपको ना ऐसा कब लगा कि मुझे सिंगिंग को प्रोफेशन बनाना चाहिए? क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीज है, जैसे एक्टिंग हुई, सिंगिंग हुआ, जिसमें लोग करियर बनाने से पहले बहुत डरते हैं, क्योंकि जी कुछ नहीं पता कि क्या होगा आगे, काम मिलेगा नहीं मिलेगा। पर जी जी। ये रिस्क लेने के लिए आपने कब सोचा? ये रिस्क लेने के लिए तो मैंने बचपन से ही सोच लिया था। मैं ड्राइंग्स भी बनाती थी कि मैं थोड़ा स्टेज वेज पे हूँ या माइक पे हूँ एंड ऑल दैट। बट ऑफ कोर्स जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो स्केप्टिसिज्म थोड़ा सा बढ़ता है। तो हम्म, मैंने ये चीज मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कस की थी, आई थिंक व्हेन आई वाज इन द 10th और समथिंग। एंड उन्होंने जरूर बोला कि यू नो नेहा, कुछ भी हो जाए, जस्ट फिनिश योर हम्म, बैचलर्स, फिनिश योर मास्टर्स। एंड बाय द टाइम मैंने मास्टर्स खत्म किया, मैं थोड़ा का और ज्यादा डरी हुई थी। तो आई सेड नहीं, शायद ये दिशा नहीं लेनी है। बट आई ऑलवेज वाज इंक्लाइन कि मैं कम से कम एक क्रिएटिव फील्ड अपनी लाइफ में रखूंगी, क्योंकि मैं 9 to 5 हम्म, जॉब टाइप नहीं कर सकती हूँ। तो देन हम्म, मैंने फिल्म परस्यू किया, और मैं बॉम्बे भी उसी उसी के साथ आई थी, ऐसे जॉब के साथ आई थी, एक कंपनी के साथ जहाँ पे मुझे फिल्मों का काम था, टीवी का काम होता था। हम्म, और वो बहुत जरूरी था मेरे लिए कि मैंने वो काम किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रीलांस भी किया एज अ फोटोग्राफर। मैंने असिस्टेंट फोटोग्राफर का भी काम किया, एडी वाला भी काम किया। और वाह, वो सब कर करके मुझे और अच्छे से पता चला कि मुझे ये नहीं करना है। तो मुझे अभी भी याद है कि कुछ आई थिंक 1 डेढ़ साल हो गया था बॉम्बे में। एंड हम्म, मैंने जॉब तब तक छोड़ दी थी, बट आई वाज स्टिल डूइंग सम फ्रीलांस वर्क। एंड मैं दिल्ली गई और मैंने मेरी मम्मा को बोला कि चलो कॉफी डेट पे चलते हैं। और मम्मा और हाँ, मैं ऐसे हाथ पकड़े हुए थे वहां पे, बड़ी सी कॉफी शॉप है, और हम दोनों रो रहे थे, सब ने हमें देख रहे थे। मैंने उनको बोला था कि मम्मा मुझे म्यूजिशियन बनना है लाइफ में, एंड आई रियली वांट योर सपोर्ट। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी इज लाइक यू हैव माय सपोर्ट फॉर लाइफ। तो दैट वाज वेरी हाँ, स्वीट। एंड तब से आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि एक मेरी तरफ से मैं यही कर सकती हूँ कि मैं अपने स्किल और क्राफ्ट को होन कर सकती हूँ। बट जो मेरे हम्म, पेरेंट्स मुझे हेल्प कर सकते थे, तो वो ये था कि उन्होंने मुझे कंप्यूटर दिया। अ, मेरा जो भी सॉफ्टवेयर है, जितना मैंने सीखा है, अगर मेरे पेरेंट्स ने हम्म, मुझे कंप्यूटर नहीं दिया होता, ये सब नहीं दिया होता, तो मैं नहीं कर पाती। माय पेरेंट्स हेल्प मी हैव अ प्लेस टू स्टे। तो ये सबके पास ऐसा सौभाग्य नहीं होता कि उन्होंने वो एनवायरनमेंट मुझे प्रोवाइड कर दिया जिसमें मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर पाऊँ। तो दैट वाज वेरी नाइस। आपको कभी ऐसा रिग्रेट तो नहीं होता ना कि मैंने जो काम किया है या मैं जो कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या क्योंकि ओह इसमें नॉट। मुश्किलें, हर्डल्स बहुत आती हैं। अरे लेकिन रिग्रेट बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज आपको ये भी पता है कि ये आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है। तो और एक अच्छी चीज अभी कम से कम ये है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले तक बहुत जी, जरूरी था कि हम किसी के साथ टाइड अप हो, किसी बड़ी कंपनी के साथ टाइड अप हो, जी, और किसी पे डिपेंड करके हमें आगे बढ़ने का ही तरीका मिलता था म्यूजिक की फील्ड में। हम्म, अभी वो चीज नहीं रही है। अभी हम जी, खुद अपना म्यूजिक बना सकते हैं, उसको यूट्यूब ऑडियो स्ट्रीमिंग पे डाल सकते हैं। अगर वो अच्छा हम्म, होता है, धीरे धीरे पिकअप करता है, आपको अपनी एक फैन बेस मिल जाती है। तो मैं जी, जी, ऐसे टाइम पे रह रही हूँ जिसमें वो रिग्रेट्स का स्कोप नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका करियर काफी हद तक आपके हाथ में है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ जब आप सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाने की सोच रही थी, तो जी उससे पहले जाहिर सी बात है कि आपको
बहुत सारी ट्रेनिंग भी करनी पड़ी होगी, क्योंकि कई बार मैंने जो म्यूजिक इंडस्ट्री में देखा, बहुत से लोग हैं जो अनट्रेन्ड हैं, नो डाउट उनकी वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत लॉन्ग रन में उनको बहुत सारी हेल्प नहीं मिल पाती है। जी तो क्या आपने कभी अपनी इस क्राफ्ट के ऊपर काम करने के लिए क्या बचपन से शास्त्रीय संगीत सीखना या ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म अपने लिए चूज किया था? जी जी बिल्कुल। मेरी टीचर का नाम है श्रीमती रुचि तायलाम, और मैंने ओह। प्रिटी मच जितना भी सीखा है लाइफ में उन्हीं से सीखा है। एंड उनकी सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने म्यूजिक को बिजनेस की तरह कभी नहीं देखा। तो वो हमें बुलाते थे दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में सुबह, नेहा 6 बजे पहुंचना है तुम्हें, 6 बजे आओ, क्लास करो, 4-5 घंटे गाओ। फिर वो खुद हमारे लिए चाय बनाते थे, खुद हमारे लिए पराठे बनाते थे, बिल्कुल बच्चे की तरह खिलाते थे। फिर एंड म्यूजिक के साथ साथ शी वुड आल्सो टेल अस अबाउट लाइफ। एंड क्योंकि एक म्यूजिशियन जिस तरह से लाइफ की इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करता है वो बहुत अलग होते हैं कंपेयर टू हाउ एनीवन एल्स वुड। सो मेरी टीचर से कम मुझे म्यूजिकली जिंदगी को अप्रोच करना काफी सीखने को मिला। एंड आई ट्राई टू थिंक लाइक हर वेरी ऑफन। रुचि जी तो सच में बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं, और आप उनकी स्टूडेंट हैं, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि आप उनकी स्टूडेंट हैं और आप सच में इतना अच्छा करें। तो मुझे मालूम है कि आप जितना तरक्की करती होंगी, शायद आपसे ज्यादा खुशी उनको होती होगी कि मेरा बच्चा इतने आगे जा रहा है। डेफिनेटली दिस इज सो लवली। डेफिनेटली। और मुझे ना मेरे मन में बहुत ऐसा रहता है कि आई डोंट वांट टू एम्बैरस हर। तो अगर मेरा कोई गाना अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं उनको कभी नहीं भेजूंगी। तो अभी तक मैं इन माय करियर ऑफ 4 years मैंने शायद उनको 4 या 5 बार ही कुछ भेजा होगा। आई ओनली वांट अरे टू सेंड समथिंग दैट आई फील इज गुड। क्या बात है। देखिए विकास जी ये हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि मुझे नेहा मैम का एक उनका फेवरेट गाना सुनना है। तो आप एक अपना फेवरेट जो आपको लगता है कि आप गा सकती हैं उनके लिए एक बार जरूर सुनाइएगा। ओके श्योर। सो मैंने पिछले साल एक मूवी आई थी अनेक करके, हम्म। आयुष्मान खुराना थे उसमें, एंड इट वाज जी। डायरेक्टेड एंड माय सॉन्ग्स, मेरे 2 गाने थे उसमें, दे वर बोथ रिटन बाय अनुभव सिन्हा जो खुद डायरेक्टर है। तो हम्म। मेरी लाइफ का वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि इतने अच्छे थिंकर के साथ काम करने को मिला। और जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, अनुराग सैकिया है उनका नाम। तो हम्म। एंड पियानो बेहतरीन बजाते हैं, कॉम्पोजिशन का इतना सेंस है उनको। तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लर्निंग फेज था क्योंकि मुझे इंग्लिश म्यूजिक के साथ काम करने को मिला जो कि मैंने पहले कभी किया नहीं था। तो आई अच्छा। सिंग अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम दैट जी सॉन्ग। जी जी प्लीज। Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. My feet all tired, my wings all fired. Oh mama, I'm all alone. I wanna come home. Oh mama, can I rest in your arms? Oh mama, I have been fighting too long. Oh mama, la 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 la. Oh, la la la. सो ये मूवी एसेंशियली नॉर्थ ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है बाकी इंडिया के साथ तरह से उसके ऊपर थी। और मुझे ज्यादा पता नहीं था बट बिकॉज आई गॉट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, तो कम से कम मैं म्यूजिक के जरिए थोड़ा बहुत मेरा इमोशन जाहिर करने की कोशिश कर पाई। तो ब्यूटीफुल। दिस वाज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। तो बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने जैसे ये बात कही कि इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, जी मुझे हमेशा ये लगता है कि जब सिंगर को एक गाना दिया जाता है तो कई बार आप गाने गाने आपको चुनते हैं और कई बार आपको गाने चुनने पड़ जाते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपको उसकी लिरिक्स पसंद नहीं आई, वो आपको बहुत वल्गर लग रहे हो,
और आपको लग रहा है कि नहीं, लेकिन पैसे बहुत अच्छे दे रहे हैं, आपको पता है कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े पैसे मिल जाएंगे मुझे अगर मैं ये काम हम्म, करूँ तो। आपको कभी ऐसी सिचुएशन आया जिसमें जी आपको जी बहुत मुश्किल हुआ हो जी सोचने में कि मैं जी करूँ जी या जी। ना करूँ? मैं नाम नहीं लूंगी, बट एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, और मैं पहली बार उनके लिए गाने गई थी, और बिल्कुल ही मेरे बिलीव्स के अगेंस्ट एक गाना उन्होंने गवाया था। और उस पल में मुझे लगा था कि क्या मैं उनको बताऊं कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है गाने में। पर मुझे वो हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने वो गा दिया। हालांकि वो गाना कभी बाहर नहीं आया और शायद नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उनको रियलाइज हुआ कि वैसे लिरिक्स का गाना होना नहीं चाहिए था। बट ये ठीक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ है। इंटरेस्ट कई बार होता है। एक बार हावेवर मेरा एक दोस्त था, वो मुझे लिखवा रहा था, आई वाज जस्ट द लिरिसिस्ट ऑन इट, और उसने बोला हम्म। था कि नेहा आई वांट समथिंग वेरी रोमांटिक। हम्म। लड़का ऐसा बोल रहा है कि मुझे पता है कि तेरी नाम में भी हाँ है। मैंने बोला भाई ये क्या, ये आपको रोमांटिक लग रहा है तेरी नाम में हाँ है, ये आपकी सोच कैसे हो सकती है। और आज के जमाने में जब लोग आर्ग्यू ज्यादा करते हैं, ज्यादा बातचीत होती है इस संदर्भ में, तो हम्म। मुझे काफी शॉकिंग लगता है कि लोगों को अभी तक यही चीज नहीं समझ आई है कि ना में हाँ नहीं होता हाँ है। और कहा जा अमिताभ बच्चन सकता ने है। इतना जोर से पिंक फिल्म में बोला है, तब भी आपने नहीं सुना है, कैसी अजीब बात है, और आप उस चीज को रोमांटिक बोल रहे हैं। तो क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, तो मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लगा, तो मैंने हम्म। उनको बोला कि मैं हम्म। ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मैं कुछ और आपको लिख के देती हूँ। तो ये था, लेकिन जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे उनको मैं कह नहीं पाती तब। कभी कभी ऐसा हौसला हुआ कि आप बिल्कुल सामने से ना बोल दें या वो प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाए, कभी ऐसा आपकी अंदर हिम्मत आई? नहीं। अभी ऐसा मतलब ऐसा कोई गंदा गाना ऑफर ही नहीं हुआ आपको फिलहाल? जी जी जी, अभी उस तरह अभी का गाना। आपकी वॉइस के हिसाब से अच्छे अच्छे गाने ही आपको मिल रहे हैं, तो इसलिए देखिए, अभी आप ब्लेस्ड है फिलहाल। बहुत ऐसे गाने होते हैं जो मुझे पसंद नहीं आते पर्सनली, बट हमारा जॉब है कि हम उस गाने को जस्टिस कर पाए, उसमें जिस भी तरह की बात हो रही है हम उसको कह पाए, क्योंकि वही हम्म। आई थिंक आर्टिस्ट तो वही होता है ना, जो एक चीज को कन्वे एक्सप्रेस कर पाए, राइट। सो राइट दैट्स द राइट राइट। चैलेंज, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द चैलेंज। सो इवन इफ आई डोंट अग्री विद समथिंग, इवन इफ आई डोंट लाइक समथिंग, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू स्टिल सिंग द सॉन्ग। तो मैं ना नहीं बोलूंगी जब तक मुझे कोई चीज बहुत ही इनअप्रोप्रिएट नहीं लगती है। अच्छा, आप जिस तरह से दिखती हैं और आपने देखिए फिल्म मेकिंग भी की हुई है, आप फोटोग्राफर भी हैं, आप मतलब हर चीज में हाथ आजमा चुके हैं, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं एक्ट्रेस बन के देख लूं? या लोगों ने आपको ऑफर नहीं किया कि यार तुम नेहा छोड़ो यार, बन जाओ एक्ट्रेस, यू आर सो गॉर्जियस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका इंटरेस्ट um, नहीं है? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। मैंने कॉलेज में, क्योंकि आई डिड माई डिग्री इन फिल्म मेकिंग, तो हम दोनों बोल रही हूँ, हम सब जितने भी क्लासमेट्स थे और हम जितने भी लोग कॉलेज में थे, हम एक दूसरे की फिल्म में एक्ट करते थे। अच्छा। तो वहां पे कर लिया वो बहुत, मुझे और नहीं करना। आई थिंक आई एक्सप्रेस द बेस्ट टू माई विद वॉइस। वॉट? दैट्स देयर। बट हाँ, एक चीज है कि जब आप थोड़े से, एक बहुत ही जो आइडिया ऑफ ब्यूटी होता है उसमें थोड़ा सा भी फिट इन करते हो, तो लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है देना किसी को, कि अरे तुम तो एक्ट्रेस बन सकते हो या तुम मॉडल बन सकते हो, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट उसमें भी कला जाती है, और सिर्फ हाँ लुक्स का हाँ। कला नहीं होती है। लुक्स आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट, सो इट्स वेरी नॉट ट्रू। रियली अ कॉम्प्लीमेंट, बट ये मिलता है, कभी कभी मिलता है। नहीं, आपको मिलना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि देखिए आपने फिल्म मेकिंग की हुई है, एड्स लिखती हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, मतलब म्यूजिशियन पूरी हैं आप, एक पूरा पैकेज है। तो लोगों के दिमाग में ये बात आना बहुत लाजमी है कि फिर तो ये एक एक्टिंग ही तो रह रही है, वो भी तो आता ही होगा जब आपने इतना काम सीखा हुआ है तो, है ना? जी, आता है, बट लाइक आई टोल्ड यू, पीपल आर अंडरमाइनिंग द आर्ट इन दैट बाय सेइंग हम्म। दिस। अच्छा, आपको कभी किसी बात का कोई रिग्रेट होता है? आपकी जो जर्नी अभी तक आपने ट्रैवल की है इन दिस इंडस्ट्री, किसी बात का रिग्रेट है? हाँ, एक एक बहुत पर्टिकुलर चीज का मुझे कॉन्स्टेंटली रिग्रेट होता है, बट ये एक पर्सनालिटी ट्रेट का इश्यू है। हम्म। वो ये है कि मेरे जो पीयर्स हैं या मेरे आसपास जो लोग हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि देखो, आपको और एक्टिवली लोगों को अप्रोच करना चाहिए, या आपको और एक्टिवली सोशलाइज और नेटवर्क करना चाहिए। और ये काफी सुनने में मिलता है कि दैट्स द बेस्ट वे टू गेट मोर वर्क। मेरा अनफॉर्चुनेटली पर्सनालिटी ट्रेट प्राइमरीली ये है कि मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ। Like if you put me on a stage, I'll go and have a blast, but after that, I just want to come back home. So वो थोड़ा सा है, so I don't reach out to people too much. So ये कभी कभी मुझे खुद को थोड़ा पुश करना पड़ता है करने के लिए। I wish कि मैं
थोड़ी और आउटगोइंग होती, क्योंकि आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में वो जरूरी है। पर एट द सेम टाइम मेरा अपने अंदर मुझे कॉन्ट्रडिक्शन ये दिखता है कि अगर मैं अपने आर्ट को और होन करूं तो, एंड आई कीप putting out my work, then I'm pretty sure that I will get work more easily than I will get by just reaching out to people randomly. तो I'd like to believe that मेरी वो सोच सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया जो है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये आजकल आपके कला का पैमाना बन गया है। जितने आपके फॉलोअर्स हैं जी उतने आप हिट व्यक्तित्व हैं। लोग उसको देख करके काम देते हैं। तो कभी आपको इस बात का बुरा लगा कि यार मैं तो अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती ही नहीं हूँ, बहुत ऑफ एंड ऑन कभी आना जाना कर लेती हूँ और कभी मैंने उस पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया है, और लोग उसके उसके हिसाब से मेरे टैलेंट को जज कर रहे हैं, तो आपको कहाँ तक ये चीज ठीक लगती है? देखिए, लोग उसके हिसाब से टैलेंट को नहीं जज करते हैं, लेकिन लोग उसके हिसाब से आपकी मार्केटेबिलिटी और मार्केट में वायबिलिटी को जरूर जज करते हैं। और मुझे कई बार अफसोस होता है कि मैंने मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाए नहीं है गलत तरीके से। और लेकिन कम से कम एक कमरे में जब मैं जाती हूँ, मैं ये गर्व से बोल पाती हूँ कि मैंने तो बढ़ाई नहीं है। तो एक अलग आनंद है कि हर इंसान वहां पे वो नहीं बोल पाएगा। राइट, बिल्कुल ठीक पर आपने। पार्ट, जब आप एक ऐसे कमरे में जाते हो जहाँ पे बहुत ही दिग्गज लोग होते हैं जो म्यूजिक की फील्ड में है, वो दिग्गज काम करने के साथ साथ थोड़े गॉसिप भी करते हैं। तो अक्सर मेरे लेवल या मुझसे ऊपर लेवल के भी म्यूजिशियंस के बारे में ये बातें होती है कि यार ये इंसान सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ये इंसान ने क्यों झूठे फॉलोअर्स रखे हैं, ये साफ साफ पता चल रहा है, उसकी क्या जरूरत है, उसका टैलेंट काफी नहीं है, और फिर उस चीज का मजाक बनाया जाता है। तो कम से कम मैं इस चीज में खुश हूँ कि मे बी आई एम नॉट द बिगेस्ट आर्टिस्ट राइट नाउ, बट आई कैन एटलीस्ट कमांड अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट इन दैट एरिया कि मैंने वो चीज नहीं की है। और मेरा ऑर्गेनिकली बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर मैं थोड़ा और एक्टिव रहूंगी और मैं थोड़ा और कंटेंट डालूंगी तो जरूर बढ़ेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि आप खुद को किस तरह से ब्रांड करना चाहते हो, और उस चीज पे मुझे थोड़ा और फोकस करना चाहिए। आई नो। वेल सेड, वेल सेड। अरे कोई आपका ऐसा हिडन ड्रीम है जो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए? हिडन ड्रीम तो बिल्कुल नहीं है। हर सिंगर का ड्रीम होता है कि बहुत सारा अच्छा अच्छा काम करे, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करे और अपना म्यूजिक बेहतर होता रहे। बस यही ड्रीम होता है, हर हर म्यूजिशियन का यही ड्रीम होता है। तो इसमें कोई कुछ एक भी ऐसा बहुत फेवरेट वाला हो जिसके लिए आप गाना चाहते हैं, जैसे आपको अपनी वॉइस किस पर लगता है कि मैं इसके लिए गाऊंगी तो बहुत वेल सूटेबल होगा? तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप एक बार अगर ए आर रहमान के लिए गा दो, हाँ, तो आप अपने अंदर कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जो आपने शायद पहले नहीं देखा हो। लाइक वो आपके अंदर का एक, आपके अंदर के आर्टिस्ट में कुछ नया तराशते हैं। तो मैं जरूर देखना चाहूंगी कि वो मेरे आवाज के जरिए क्या तराश सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं कभी ना कभी उनके साथ काम कर पाऊं। पर ब्यूटीफुल। मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। लाइक एवरीवन आउट देयर हु इज डूइंग बिग वर्क इज अ फैंटास्टिक म्यूजिशियन। एंड ये बहुत है, लाइक मेरे जितने भी दोस्त हैं जो म्यूजिशियन नहीं है, या कम से कम हमारे इंडस्ट्री में बहुत करीब नहीं है, वो बहुत आसानी से लोगों को डिसमिस कर देते हैं कि अरे ये तो ऐसा गाना बना रहा है, ये ऐसा गाना बना रहा है। लेकिन जब आप बड़े कंपनीज के साथ काम करते हो, आप मार्केट को समझने की कोशिश करते हो, तो उसके हिसाब से भी काम किया जाता है। तो अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस भी ऐसा काम कर रहे होते हैं जो शायद आप आपके पर्सनल टेस्ट के हिसाब से अप्रिशिएट ना कर पाओ, बट अगर आप बड़े पिक्चर में देखो तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कोई एक्ट्रेस है जिसको देख करके आपको लगता है कि इसके लिए अगर मैं गाऊं तो इसकी पर्सनालिटी पर जाएगी मेरी आवाज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक आवाज ऐसी चीज होती है कि आप बिठा सकते हो किसी भी इंसान पर, बिकॉज दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट समथिंग, राइट? आर्टिस्ट, एक एक्टर हो या एक सिंगर हो, हमारा इंटरप्रिटेशन एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे कोई स्मॉल टाउन का गाना गाने को बोले, फोक्सी गाना, तो मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं कि नेहा यू हैव अ वेरी अर्बन काइंड ऑफ वॉइस, एंड इट्स ट्रू बिकॉज लाइक हिंदी, उर्दू, दैट्स नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज। माय फर्स्ट लैंग्वेज वाज एक्चुअली इंग्लिश। तो मैं जब भी गाती हूँ, चाहे मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है बहुत साल, लेकिन मेरी गायकी में ना थोड़ा सा एक अर्बननेस आ जाता है। बट द थिंग इज दैट शायद आप वो स्मॉल टाउन का गाना एक अर्बन वॉइस में भी इंटरेस्टिंग लग सकता है, राइट? तो इंटरप्रिटेशन की बात है। तो अगर गाना मेरे हिसाब से, मेरे जिस तरह का फ्लेवर मैं मेरे आवाज से दे सकती हूँ उस मुताबिक होगा, तो किसी भी एक्ट्रेस पे जा सकता है, नो वन इन पर्टिकुलर। अच्छा,
कोई एक ऐसा गाना जो आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके मिजाज से फर्क रखता था और आपने वो गाया है, सुना सकती हैं? um, हाँ, मैं बता सकती हूँ। अरे यार, मैं भूल तो नहीं गई ना? तो मैंने रिसेंटली सारेगामा के लिए झुकी झुकी सी नजर का एक रिक्रिएशन बनाया था। एंड क्या है, जगजीत जी का गाना है, और मैं गजलों में स्पेशलाइज नहीं करती हूँ, हालांकि मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट लिटरली आई थिंक पुराने 50s और 60s के गाने, और मेहदी हसन साहब, मेरे घर पे उन्हीं का म्यूजिक चलता था, पर वो मेरी सिंगिंग में उतना ज्यादा नहीं है, तो मुझे झुकी झुकी सी नजर। So, this is what I made, and I really thought that ये मेरे लिए मुश्किल होगा to pull off, but I tried my best. बहुत अच्छे से गाया आपने। और जब कोई गाता है और जब वो दिल से गाता है तो वो उसके चेहरे पर आता है, एंड आई कुड जस्ट फील इट, आई कुड जस्ट फील इट। आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मुझे लगता है कि वैसे वो एक्टर्स भी नहीं कर सकते हैं ऑन स्क्रीन। जब आप गा रहे होते हैं तो जिस तरह से गायक उसे एक्सप्रेस करता है ना अपने जज्बातों से, नोबडी एल्स कैन इमिटेट, कोई नकल भी नहीं कर सकता उसे। वैसे योगिता जी, आप मुझे एक्टर बना के छोड़ेंगे, मुझे लग रहा है। नहीं सीरियसली, आप गाते टाइम ना, जब हाँ, अपने आप को रिकॉर्ड करके देखिएगा या इसको बाद में आप है मेरे देखिएगा पास, इस मुझे वाले बड़ी सेगमेंट शर्म में। आती है देख के खुद को। नहीं, पर वो एक अलग सी रूहानियत होती है, इट्स जी। सो डिफरेंट, इट्स सो डिफरेंट। इसीलिए पुराने जमाने में बोला जाता था ना कि एक एक्टर की सही पहचान प्लेबैक के टाइम पे आती है, और इसलिए एक्टर्स इतनी मेहनत किया करते थे कि जिस तरह से सिंगर ने गाया एक गाना, उसी तरह से उसको लिप सिंक कर पाए। आज थोड़ा सा उस पे एफर्ट कम लगता है, बट पुराने एक्टर्स को मैं देखती हूँ, इट्स इम्पेकेबल जिस तरह से वो लिप सिंक किया करते थे। बिल्कुल ठीक कह रही थी नेहा जी। आपसे बात करके बहुत सारे मैंने गाने भी सुन लिए, आपकी जर्नी का बहुत अहम हिस्सा तो मैं जान चुकी हूँ, लेकिन आपकी जो जर्नी अभी तक रही है उसमें बहुत सारे पड़ाव आए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आई होंगी जिसने आपको कभी रोका होगा, आपको अपने अपने विश्वास पर भी एक बार शक करवाया होगा कि यार सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा कभी कोई ऐसा इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ जब आपने अपने आप को बहुत अकेला पाया और फिर उस वक्त उसमें से बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया? हाउ डिड यू कम आउट ऑफ योर स्ट्रगल? आई थिंक देखो, छोटे छोटे स्ट्रगल्स ये होते हैं कि आप देखते हो कि आप जिसको जानते हो वो आपसे आगे निकल रहा है, या उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कभी कभी आपको लगता है कि शायद आपको भी मिल सकती थी। पर ये ओवरकम करना सबसे पहली चीज होती है एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में। तो इस पे मैंने और ये अभी की बात नहीं कर रही, अभी तो बहुत ही अलग है, बिकॉज आई रियली वर्कड ऑन पीस, क्रिएटिंग अ मोर पीसफुल एनवायरनमेंट इन माई माइंड। तो लेकिन आज से लगभग 3-4 साल पहले जब मैंने म्यूजिक परस्यू करना शुरू किया था, तो मैंने ये किया कि मैंने लगभग 1 साल के लिए मैंने सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दिया था। और उस एक साल में मैंने
बोला कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट टू पीपल और ट्राई टू अप्रोच पीपल, आई एम जस्ट गोइंग टू सिट एट होम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वॉइस. एंड इनिशियली वो थोड़ा सा आइसोलेटिंग था, पर धीरे धीरे मुझे उस चीज में बहुत मजा आने लगा. और एक पूरा साल मैंने उसको बहुत शिद्दत से किया उस चीज को, और उसमें वाकई में मेरी जितनी इनसिक्योरिटीज थी वो सब कम हो गई. क्योंकि एंड मैं ये हर आर्टिस्ट को बोलूंगी, एंड मैं तो बहुत ही छोटे लेवल पे बोल रही हूँ, मैं अभी भी अपनी वॉइस को एक्सप्लोर कर रही हूँ, आर्ट को समझने की कोशिश कर रही हूँ. आपको खुद के साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है, और आपको अपने अंदर कुछ इंटरेस्टिंग समझना बहुत जरूरी है, और फिर उसको एज योर मेन थिंग यू हैव टू प्ले इट आउट इन योर म्यूजिक, इन योर स्टाइल ऑफ सिंगिंग, और whatever you do as a musician. और वो जैसे आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा ना, फिर आप उसको और स्किलफुली कर पाओगे. तो फिर ये प्रोसेस बड़ा इंटॉक्सिकेटिंग प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस में खो जाते हो, फिर आप दूसरी इनसिक्योरिटीज और दूसरे डर जो होते हैं जिंदगी में, आप उनके बारे में सोचना बहुत कम कर देते हो. तो एट दिस स्टेज मेरा वो सब डर बहुत कम हो रखा है. आई एम होपिंग दैट वक्त के साथ साथ और ज्यादा मैं खुद पे काम कर पाऊँ, और अच्छी मेरी सिंगिंग हो जाए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक हो जाए, मुझे वाकई में दुनिया से इतना वास्ता ना रहे. दुनिया के साथ ही रहना है, इसी दुनिया में रहना हाँ, है. दुनिया आप वास्ता के साथ रखे रहना चाहे है, ना आपके मन रखे. में दुनिया नहीं होनी चाहिए. हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली. जी. बड़ा वाला आपने बता दिया. इस वक्त दुनिया में रहते हुए उनको अपने मन में नहीं बैठा के रखना. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो गानों में होता है ना कि मैं भीड़ में होके भी अकेला हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज है मेरे हिसाब से. सच में. नेहा जी, जैसे अभी आपकी जर्नी भी बहुत लंबी चल रही है. अभी आप जिस मुकाम पे खड़ी हैं, ऐसे बहुत से सिंगर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, पर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. उन्हें मालूम नहीं है उन्हें क्या करना है. वो छोटे से स्ट्रगल के बाद थक के घर बैठ जाते हैं. जी. तो अगर आप अपनी लाइफ की जो लेसन्स आपने अभी तक सीखा है, अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं अपनी जिंदगी के सबकों में से, सिर्फ मुझे 3 सबक ऐसे आप दे दीजिए जो कि जो भी इसे सुने और जो भी एक फ्रेशर हो, उसे एक हौसला मिले कि आपके वो 3 सबक उसके लिए वो एक गांठ बांध के रखे और वो जिंदगी में आगे बढ़ता रहे. मैं एक्टिंग कर रही हूँ सोचने की, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है. तो शायद मैं 3 सबक नहीं बता पाऊंगी, बट मैं जैसे ही आता जाएगा माइंड में मैं आपको बताती हूँ. जी जी. सबसे पहली चीज मैंने इस कॉन्वर्सेशन में पहले भी बोला, एंड आई एम वेरी सॉरी, आई नो बहुत लोगों ने हेलो लिखा है और मैं बीच सेंटेंस हेलो बोल नहीं पाई, बट हेलो एवरीबडी. और जिसने भी मुझे बोला है कि मैं अच्छा गाती हूँ, थैंक यू सो मच. प्लीज मेरा सोशल मीडिया चेकआउट करना, मेरे गाने चेकआउट करना, प्लीज फॉलो करना. ये चीज जो मैंने अभी की, ये करना बहुत जरूरी है. ये मेरा पहला सबक है. कि आप अपने सोशल मीडिया को पुश करो, सोशल मीडिया को एक्टिव रखो. सोशल मीडिया आपका सीवी है. तो अभी लोगों को सीवी नहीं भेजा जाता है, लोगों को आपका स्पॉटिफाई लिंक या आपका इंस्टाग्राम लिंक भेजा जाता है. तो उसमें अपना बेस्ट काम डालो, और उसमें कुछ जो आपको कम लगे, जिसमें आपको लगे कि आप अपना बेस्ट नहीं दिए हो, उस वीडियो को अपलोड मत करो. आप सिर्फ अपना बेस्ट काम डालो, बिकॉज कोई भरोसा नहीं कोई कौन सा वीडियो चेकआउट करता है. सो इफ यू रियली वांट टू गेट डिस्कवर्ड एंड यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू एज अ म्यूजिशियन, ओनली पुट अप थिंग्स यू थिंक आर प्रेजेंटेबल. तो अपने आप को समझने की कोशिश करो कि आप कितना अच्छा कर सकते हो अभी, एंड ऑफ कोर्स कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, बट अभी जो आपका बेस्ट है सिर्फ वही डालो. बट हाँ, बिसाइड्स दैट, जैसे मैंने इनिशियली इस इंटरव्यू में बोला था कि हम ऐसे जमाने में रहते हैं जहां हमारे हाथ में काफी पावर है एज म्यूजिशियंस, and we have to really respect it, because actors and other people in other artistic crafts, they don't have as much scope as we do as musicians कि हम अपना गाना ऐसे ही बना ले, निकाल ले, रिलीज कर ले. और गाना एक वेल प्रोड्यूस्ड गाना जिसमें आपने हजारों रुपए डाले हैं, वो होना जरूरी नहीं है. ऑलमोस्ट सबके पास एक ऐसा फोन होता है जिसमें वीडियो लेने का थोड़ा बहुत फीचर है, और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स फ्री है. आप अपने म्यूजिक पे काम करो, कोई गाना सीखो, उसको समझो, और उसको बस अपना कैमरा सामने रख लो और गा दो, और सोशल मीडिया पे डालना शुरू करो. उसको एनालाइज करो, रोज अपने सिंगिंग को बेटर करो. धीरे धीरे लोग आपको खुद नोटिस करने लगेंगे. हमारे हाथ में बहुत कंट्रोल है पहले के कंपैरिजन में, और धीरे धीरे जब लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, आप यू कैन रीच आउट टू पीपल फॉर वर्क. धीरे धीरे, आई नो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को नौकरी करने के साथ साथ म्यूजिक परस्यू करना पड़ता है, क्योंकि गाना जो जिस तरह का गाना हम रिलीज करते हैं जो ओरिजिनल होता है, सब लोग खुद सिंगर सॉन्गराइटर नहीं होते, तो कई बार उनको एक कंपोजर को लाना पड़ता है, लिरिसिस्ट को लाना पड़ता है. तो आई नो दैट कॉस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बट वो मनी आ जाएगा. पहले आप कम से कम अपने
जो भी आप कवर ववर गा सकते हो, बिना बाजा बिना गिटार ऐसे ही सामने बैठ के वीडियोस डालना शुरू करो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया इज आवर वेपन, वी डोंट नीड एनीबॉडी। तो ये सबसे बड़ा है। और दूसरी चीज जो मैंने बोली, जिस तरह से मैंने खुद को आइसोलेट किया, सबको खुद को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने वॉइस को समझने की कोशिश करो कि उसमें क्या यूनिकनेस है। या आप जो भी करते हो, अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, अगर आप गिटार बजाते हो, आप जो भी करते हो उसमें एक यूनिकनेस ढूंढने की कोशिश करो। और फिर कोशिश करो कि आप अपने जो भी गाना कर रहे हो उसका रीइंटरप्रिटेशन जो भी आप करते हो एज अ कवर, उसमें वो चीज को किसी ना किसी मात्रा में जरूर डालो, ताकि लोग को आपकी डिस्टिंक्टिव क्वालिटी समझ आने लगे। तो दैट्स माय। 3 नहीं हुआ, आई थिंक 2 या शायद 2 3। भी बहुत अच्छे थे, ये जो आपने 2 दिए वो बहुत ही स्ट्रांग था, और मुझे लगता है हर किसी को फॉलो करना चाहिए। एक विवेक जी हैं, उन्होंने बहुत बार आपको बहुत सारी तारीफें भेजी है, फ्रॉम हल्द्वानी। पूरा नाम तो मैं भी नहीं पढ़ पाई, विवेक फ्रॉम हल्द्वानी उन्होंने लिखा था। विवेक, हाय हाँ, विवेक। और हाँ, वो उन्होंने बहुत बहुत सारा प्यार भेजा आपको। हाँ, हाँ, उन्होंने बहुत सारा भेजा कि मतलब आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अरे ऐसे मैं आपके बहुत सारे फैंस पढ़ हैं। रही हूँ, बट वही बीच सेंटेंस में हाय कैसे बोलूं। नहीं नहीं, सही बात है। तो उन सबको बहुत सारा प्यार दे दीजिए। और जिस तरह से आपने सोशल मीडिया को एक वेपन बोला है, इस चीज को आपने बहुत सही तरीके से बताया है, और मुझे लगता है हमें समझ करके सही तरीके से इस पर एक्ट करने की आवश्यकता है। मैं कई बार योगिता बहुत जी, मैं आपको क्या बताऊं, हम्म, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मतलब जिन्होंने म्यूजिक सीखा भी नहीं है, बट उनमें कुछ कला है। और वो कला हम्म, में कई बार, क्योंकि वो बहुत पॉलिश नहीं होता ना, उसमें इमीडिएटली जब हम सुनते हैं कुछ ऐसे स्ट्राइक कर जाता है हमें कि कुछ अलग था, कुछ इंटरेस्टिंग था, और हम फिर से उस इंसान को सुनना चाहते हैं। तो हम्म, इस तरह से आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे आपको शोज मिलने लगेंगे, आपको वाकई में एक रास्ता मिल जाएगा। और वो सबसे ज्यादा मतलब सेल्फ के ऊपर आधारित टाइप ऑफ तरीका है कि कम से कम आप सोशल मीडिया के जरिए कवर्स तो डालना शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे आपको वहां से काम मिलेगा। बट आप क्वालिटी पे फोकस करना, वो बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को अच्छा और डिस्टिंक्टिव तरीके से गाओ, क्योंकि बिल्कुल। बहुत लोग आपने हैं। जो बात हाँ नहीं, आपने जो ये बात कही बहुत अच्छी, बहुत जेन्युइन बात कही आपने। अच्छा, चलते चलते रुचि मैम से आपने शास्त्रीय संगीत सीखा है, तो आज चलते चलते उनको आपकी तरफ से अगर कोई गिफ्ट देना हो गाने के माध्यम से, तो उनके लिए आप क्या गाएंगी? ओके, ट्राई करती हूँ। जियरा लर जे, ए माँ, जियरा लर जे, ए माँ, गरज गरज के, गरज गरज के, आए बादरवाए माँ, जियरा लर जे, जियरा लर जे, ए माँ, बिजुरी चमके चमके, मनवाला रजे, सदा रंग पिया बिन काहे बदरा, गरजे गरजे गरजे, जियरा लरजे, जियरा लरजे, जियरा लरजे, हे माँ। सॉरी मैम, वो एक हरकत आपने सिखाई थी, मैं भूल ही गई गाते गाते। बट उन्होंने थैंक यू लिखा है, मैम, वाह आपका वाह वाह आपका बेटा। आपका कमेंट उन्होंने पढ़ा। वो अप्रिशिएट कर रही हैं। लवली। रुचि मैम, ये आपके लिए ही उन्होंने गाया था, ये आपको ही डेडिकेट किया है उन्होंने, आपका गाना। थैंक यू मैम। एंड मैम और मेरा एक चलता हुआ जोक है, हम्म। और हर साल, वैसे मैम भूलती नहीं है अब, बट पहले बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, मैम कभी कभी मेरा बर्थडे में कंफ्यूज हो जाते थे कि अच्छा। कौन से दिन मार्च में आता है मेरा जन्मदिन। और मैं हमेशा मैम को बोलती थी कि आप इस बार भूल गए, और मुझे बिलास खानी तोड़ी अच्छे से सिखा दीजिए। मैम, बिलास खानी तोड़ी और अच्छे से सीखना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। नेहा जी, सच में आपसे बात करके बहुत मजा आया, आप और लाइफ को, म्यूजिक को एक नए एंगल से आज मैंने देखा है,
उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, सच में थैंक यू सो मच। वेरी वेरी आपसे स्वीट ऑफ सीखने को मिला। थैंक यू नेहा जी। फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी आपकी जी शो में बिल्कुल। आकर। थैंक यू सो मच। नमस्ते, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग। या थैंक यू।